हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्स इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th स्टैंडर्ड की फर्स्ट बुक रेनबो से लेसन नंबर 4 लॉस्ट स्प्रिंग। सिंपली आप देख सकते हैं लॉस्ट स्प्रिंग एक ऐसा लेसन है जहां राइटर अनीश जंग पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर की थीम को पिक्चराइज करती है। पॉवर्टी इंडिया में किस तरह से प्रिवेल्ड है, किस तरह से चाइल्ड लेबर इंडिया की सिटीज़ में सिंपली देखा जा सकता है, रूरल एरियाज़ में देखा जा सकता है। तो ऐसे ही दो अलग अलग स्टोरीज़ को पिक्चराइज करके अनीश जंग सिंपली इस पूरे लेसन के थ्रू पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर की थीम को शो करती है। सबसे पहले आप समझे टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का हिंदी मतलब होता है खोया हुआ बसंत। तो यहाँ स्प्रिंग जो है वो कोई सीजन नहीं है। स्प्रिंग वैसे बसंत होता है, बट यहाँ स्प्रिंग इज़ द सिंबल ऑफ चाइल्डहुड। तो जिस तरह से स्प्रिंग खोया हुआ है, स्प्रिंग यहाँ पर चाइल्डहुड का सिंबल है, तो आप कह सकते हैं खोया हुआ बचपन या खोया हुआ बसंत। यहाँ बसंत जो है वो बचपन का एक सिमिलर वर्ड है या उसका सिंबल है। तो सिंपली आप ये समझेंगे लॉस्ट स्प्रिंग, आगे ब्रैकेट में मैंने लिखा भी है स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इट मीन्स यहाँ जो स्टोरीज़ हम पढ़ेंगे वो स्टोलन चाइल्डहुड की यानी खोए हुए बचपन की कहानियाँ पढ़ेंगे। अब ये दोनों स्टोरीज़ जो हैं वो क्या है, किस तरह की हैं, स्टोरीज़ का बैकग्राउंड क्या है, इंडिया के कौन से प्लेसेस से ये स्टोरीज़ हैं और अनीश जंग अपने आप के क्या व्यूज़ इन स्टोरीज़ से रिलेटेड देती हैं, वो सब हम आज की क्लास में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि इसकी जो राइटर है वो अनीश जंग एक इंडियन राइटर ही है। और इंडियन राइटर ने किस तरह से इंडिया में चाइल्ड लेबर को ऑब्ज़र्व किया है, आई मीन किस तरह से उन्होंने चाइल्ड लेबर के एग्जांपल्स देखे हैं जिन सिटीज़ के आसपास हो रही हैं। तो ये अनीश जंग जो फेमस राइटर हैं, एक कॉलमनिस्ट रही हैं, जर्नलिस्ट रही हैं और बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं। इन्होंने काफ़ी सारी जो पोइम्स हैं वो भी लिखी हैं। तो सिंपली हम स्टार्ट करते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग लेसन जो है इसमें सबसे पहले तो थीम आप ध्यान रखेंगे कि पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर से ही रिलेटेड ऐसी दो स्टोरीज़ बताई हैं जो इजीली इंडिया में देखी जा सकती है या चाइल्ड लेबर की एग्जांपल को फॉलो करने वाली ऐसी दोनों स्टोरीज़ हैं। सबसे पहली स्टोरी जो है वो सीमापुरी से है। सीमापुरी के बारे में अगर अपन बात करें तो सीमापुरी एक ऐसा स्लम एरिया है जो दिल्ली की प्रीफेरी में है, आई मीन दिल्ली की ही परिधि में एक ऐसा स्लम एरिया है सीमापुरी। वहाँ से एक स्टोरी है। फर्स्ट स्टोरी जो हम पढ़ेंगे वो सीमापुरी से है। सेकंड स्टोरी हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो है फ़िरोज़ाबाद से। फ़िरोज़ाबाद एक ऐसा प्लेस है इंडिया के यूपी स्टेट में विच इज़ द सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। सिंपली कहूँ तो ग्लास ब्लोइंग, कांच धमन या कांच की चूड़ियाँ बनाने का एक सबसे बड़ा सेंटर है इंडिया में फ़िरोज़ाबाद। तो वहाँ की हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। तो ये दो अलग अलग स्टोरीज़ हैं। अब स्टोरी पर हम आते हैं कि स्टोरी में फर्स्ट जो स्टोरी है उसका कैरेक्टर है साहिब, जिसका पूरा नाम है साहिब आलम। साहिब आलम एक कैरेक्टर है। दूसरी स्टोरी जो हम पढ़ेंगे वो है मुकेश के बारे में, आई मीन एक कैरेक्टर है मुकेश जो एक बेंगल मेकर है, आई मीन एक बेंगल मेकर का सन है। तो ये दोनों जो बच्चे हैं वो टीनेज एज में या लेस देन टीनेज भी कह सकते हैं कि इस एज में हैं जहाँ उनकी एम्बिशंस कुछ और है। वो स्टडी करना चाहते हैं, दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। तो इस तरह से सिंपली आप समझ सकते हैं कि ये दो अलग अलग स्टोरीज हम पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं हम फर्स्ट स्टोरी की। तो साहिब आलम जो है वो एक रैग पिकर है और सिंपली इन दोनों स्टोरीज़ की आप फर्स्ट लाइन से ही आप जज कर सकते हैं कि दो अलग अलग लाइन स्टोरीज़ के स्टार्टिंग में लिखी हुई है। इन दोनों लाइंस का अपने आप में एक डीप मीनिंग है। फर्स्ट जो स्टोरी स्टार्ट होती है उसकी स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी है, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन गार्बेज, कि कई बार मुझे गार्बेज मीन्स कचरे के ढेर में या कचरे में एक रुपया मिल जाता है। तो गार्बेज के अंदर जो चीज़ें वो ढूंढते हैं, जो चीज़ें उनको मिलती हैं वो उनके लिए एक वंडर होती है, मोस्टली बच्चों के लिए। इसी तरह से सेकंड स्टोरी में पढ़ा है, फर्स्ट जो लाइन लिखी हुई है वो है आई वांट टू ड्राइव ए कार, कि मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ। तो एक बेंगल मेकर की ऐसी एम्बिशन है कि ही वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही वांट टू ड्राइव ए कार। तो इस तरह की एम्बिशंस हैं, लेकिन ऐसी एम्बिशंस फुलफ़िल होने के चांसेस कम हैं। कैसे हैं कम? क्योंकि दे आर लिविंग इन पॉवर्टी, दे हैव नो चॉइसेस, दे हैव नो ऑप्शन, दे आर नॉट एजुकेटेड। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो दोनों स्टोरीज़ में हम सिंपली देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप समझें कि साहिब आलम जो है वो एक रैग पिकर है और साहिब आलम एक स्लम एरिया में रहता है जिसका नाम अभी मैंने बताया सीमापुरी। तो स्टार्टिंग क्या होती है कि ऑथर जो है
राइटर जो है अनीश जंग, जब वो दिल्ली में रहती है तो सीमापुरी की तरफ से आने वाले रेक पिकर से सिंपली उसकी मुलाकात हो जाती है, या उसके घर के आसपास जब कभी वो कचरा उठाने के लिए वो लड़के या बच्चे आते हैं तो उनसे उनकी मुलाकात सिंपली होती रहती है। तो वो जो बच्चे हैं, जो रेक पिकर्स हैं, वो नॉर्मली सुबह सुबह कचरा बीनने के लिए आते हैं। तो इसी दौरान एक बार उसने उन लड़कों के झुंड में से एक लड़के से, जिसका नाम साहिब आलम है, उससे पूछा कि तुम ये सब क्यों करते हो। तो उनमें से उसी लड़के ने, साहिब आलम ने जवाब दिया कि हमारे पास करने के लिए कुछ एडिशनल नहीं है, हमारे पास करने के लिए कुछ अलग नहीं है। तो सिंपली जोकिंग वे में, मजाक करते हुए अनीश जंग ने उससे कहा कि अगर मैं स्कूल ओपन करती हूँ तो क्या तुम स्टडी करोगे, क्या तुम स्कूल आओगे। तो उसने कह दिया कि हाँ बिल्कुल, अगर आप स्कूल ओपन करेंगी तो मैं आऊँगा, मेरे पास आसपास कोई स्कूल नहीं है। तो इस तरह से उसने बोल दिया। कुछ दिनों बाद दोबारा जब उसकी मुलाकात अनीश जंग से होती है, राइटर से होती है, तो राइटर को सिंपली वो सबसे पहले वही क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपकी स्कूल ओपन हो गई है। तो उस तरह का उसका क्वेश्चन सुन कर के अनीश जंग के मन में एक फ़ील होता है कि ये जो बच्चा है, ये जो रेक पिकर है, वो स्टडी करना चाहता है या एक्साइटेड है इस तरह की स्कूलिंग वगैरह को लेकर, बट उसके पास कोई चॉइसेज नहीं है। तो अनीश जंग, ऐसा कोई उसका इंटेंशन नहीं था कि वो स्कूल खोलने वाली थी। उसने एक जोकिंग वे में, मजाक के वे में उसने सिंपली बोला था उसको। तो अनीश जंग सिंपली कहती है कि मेरे जैसे वादे, जैसे मैंने उससे वादा किया था कि मैं स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम आओगे, ऐसे वादे आसपास की सोसाइटी में इन लोगों से काफ़ी सारे वादे किए जाते हैं, इनके डेवलपमेंट के नाम पे, इनको फैसिलिटीज़ देने के नाम पे, जिन प्रोमिसेस को कभी भी फुलफ़िल नहीं किया जाता है। उसके बाद सिंपली अनीश जंग और एग्जाम्पल शो करती है कि कुछ दिनों की जान पहचान के बाद एक दिन फिर मैंने उस लड़के से उसका नाम पूछ लिया। तो उस लड़के ने बताया कि मेरा नाम जो है वो क्या है, साहिब आलम है। तो साहिब आलम उसका नाम था। साहिब आलम का मतलब क्या होता है वो उस बच्चे को पता नहीं है। सिंपली जैसे चैप्टर में एक्सप्लेनेशन दी हुई है, साहिब आलम, आलम मीन्स होल वर्ल्ड, होल यूनिवर्स, एंड साहिब इज़ द चीफ और किंग। सिंपली कह सकते हैं कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, किंग ऑफ यूनिवर्स। तो इस तरह से यानी ब्रह्मांड का या पूरे संसार का राजा, ये साहिब आलम का मतलब होता है। लेकिन आप सिंपली समझो कि उस बच्चे का जो प्रोफेशन है वो रेक पिकर है, ही इज़ नॉट ए किंग। तो अपने नाम के मीनिंग से बिल्कुल अननोन होकर के वो लड़का रेक पिकिंग करता रहता है, ऐसा अनीश जंग सिंपली यहाँ शो करती है। उसके बाद जब आगे उसकी मुलाकात हुई तो सिंपली उसने एक दिन उन लड़कों के एक झुंड से पूछ लिया कि आप लोगों ने चप्पल्स क्यों नहीं पहन रखी है, स्लीपर्स क्यों नहीं पहन रखी है, शूज़ कहाँ हैं। तो सिंपली उन लड़कों ने इस तरह से प्रिटेंडिंग वे में बहानेबाजी करते हुए और एक झूठी एक्सप्लेनेशन दी। एक बच्चा कहता है उनमें से कि इसकी मदर जो है वो उसको चप्पलें देती नहीं है, घर के ऊपर जहाँ रखी हुई है ऊपर से उतार करके उसको देती नहीं है। दूसरा लड़का कहता है कि हमारे यहाँ नंगे पाँव रहने की परंपरा है, ट्रेडिशन है। लेकिन इन सब बातों को सुनकर के अनीश जंग को सिंपली समझ में आ गया कि ट्रेडिशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली दी चिल्ड्रंस आर लिविंग इन द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। हिंदी में बोले तो ये जो बच्चे हैं वो एक गरीबी की स्थायी स्थिति में जी रहे हैं। इनके पास में चॉइसेस नहीं है, इनके पास में ऑप्शन नहीं है, और लैक ऑफ मनी की वजह से ही ये बच्चे जो हैं वो बेयर फिट रहते हैं, नंगे पाँव रहते हैं। तो इस तरह की एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जैसा इसमें आगे क्वेश्चन भी बनेगा। उसके बाद अनीश जंग जो है सिंपली उसके साथ एक धीरे धीरे जान पहचान हो जाती है। उन लड़कों के साथ वो नॉर्मली मिलती रहती है, पूछती रहती है। फिर अनीश जंग सिंपली कहती है कि ये जो बच्चे हैं वो मेनली बांग्लादेश से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं। यानी ये जो स्लम एरिया है सीमापुरी, यहाँ पर जो रेक पिकर्स रहते हैं वो मोस्टली रेक पिकर्स ऐसे हैं जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि बांग्लादेश से क्यों आए थे। तो 1971 के आसपास बांग्लादेश के ढाका के आसपास के रूरल एरियाज़ में कुछ फ्लड सिचुएशंस थी, जिस वजह से मोस्टली जो फील्ड्स थे, मोस्टली जो उनके हाउसेस थे वो सब कोलैप्स हो गए थे। तो इस कंडीशन की वजह से उन्होंने अपने जो होम टाउन था उसको छोड़ दिया और वो इंडिया की तरफ मूव कर गए। इंडिया में मोस्टली वो जो मेगा सिटीज़ हैं लाइक दिल्ली, कलकत्ता, तो उस तरह की सिटीज़ के आसपास वो रहने लग गए। तो यहाँ पर ये जो सीमापुरी में रहते हैं वो मोस्टली ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। फिर अनीश जंग इस लेसन में एक प्लेस का यानी इसी सीमापुरी का डिस्क्रिप्शन देती है कि सीमापुरी क्या है। तो सीमापुरी एक ऐसा स्लम एरिया है जहाँ अप्रोक्स मोर देन 10,000 रेक पिकर्स रहते हैं। इनके घर जो हैं वो मतलब टर्पोलिन तिरपाल के या प्लास्टिक की या फिर टीन शेड के बने हुए हैं। उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल मडी है।
और इस तरह की कंडीशन में रहते हैं जहाँ पर कोई सीवेज नहीं है, जहाँ पर कोई रनिंग वाटर नहीं है, प्योर वाटर नहीं है, कोई स्कूलिंग नहीं, स्कूल्स वगैरह आई मीन फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल्स, रोड्स कुछ नहीं है वहाँ पर। और उस तरह की कंडीशन में जब वो रहते हैं तो वो केवल स्लम एरिया में रहकर वो केवल रेग पिकिंग का ही काम करते हैं। तो अनीश जंग ने जब सीमापुरी को विज़िट किया, आई मीन जब वो सीमापुरी गई, तो ये जो सीमापुरी वाला इलाका है तो वहाँ पर उसने लोगों के समूह से, महिलाओं के एक समूह से उसने कुछ डिस्कशन भी किया। तो उसको पता चला कि ये लोग बांग्लादेश से इसलिए आ चुके हैं क्योंकि वहाँ की जो फील्ड है, वहाँ के जो उनके हाउसेज है वो कोलैप्स हो चुके थे। और वहाँ के एक ग्रुप यानी लेडीज़ के ग्रुप ने उसको सिंपली अनीश जंग को ऐसा समझाया कि हम लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे जहाँ हमें सुबह शाम यानी खाना मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए। इसलिए हमारे लिए वो फील्ड्स और वो हाउसेज ज़्यादा मैटर नहीं करते जो हमें कुछ अनाज नहीं देते हैं, जो हमारे रहने के लिए शेल्टर में ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो इस तरह से वो एक्सप्लेनेशन देती है। उन लेडीज़ की जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो क्लॉथ्स की कंडीशन है वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि उनके पास में सिंपली 1 या 2 जोड़ा कपड़ा है और उनको वो नॉर्मली मतलब उसी तरह से डर्टी वे में उनको पहनते रहते हैं या इसी तरह से वो उन्हीं क्लॉथ्स को फॉलो करते हैं। एक यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है कि सीमापुरी में रहने वाले मोस्टली जो लोग हैं वो इलीगली, सेकेंडली कहें तो विदाउट आइडेंटिटी रह रहे हैं। उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो केवल राशन कार्ड उनके पास मिलेगा जिस राशन कार्ड से उनकी ग्रेन को परचेज़ करने में यानी अनाज वगैरह ख़रीदने में मदद होती है। तो इस तरह से सीमापुरी का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अनीश जंग क्रिएट करती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि सीमापुरी एक ऐसा स्लम एरिया है जहाँ पर मोर देन 10,000 रेग पिकर्स रहते हैं। तो फर्स्ट स्टोरी में इस तरह से कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है। उसके बाद अनीश जंग जो है वो कुछ दिनों बाद में जब दोबारा उसकी मुलाकात होती है कई दिनों के बाद साहिब आलम से, तो वो देखती है कि साहिब आलम जो है वो उसने अपना जॉब चेंज कर लिया है, वो किसी दूसरी टी स्टॉल पर काम करने लगा है। तो जैसे ही वो किसी रोड के आसपास मूव होता हुआ उसको मिलता है तो अनीश जंग ने उससे पूछा कि क्या तुम अपने काम से हैप्पी हो? तो वो बिल्कुल अपना जो फेस का एक्सप्रेशन है वो खो देता है और लास्ट में ये पता चलता है कि वो अपना काम कर तो रहा है, उसे 800 रुपीज़ भी मिल रहे हैं सैलरी के फॉर्म में, लेकिन वो अपने काम से खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है कि जब वो रैग पिकिंग कर रहा था तो वो फ्री था, वो अपना ऑन मास्टर था, आई मीन उसकी अपनी एक फ्रीडम थी। लेकिन अब जब टी स्टॉल पे काम करता है तो ही हैज़ नो फ्रीडम, ही हैज़ नो इंडिपेंडेंस टू गो एवरीवेयर। तो इस तरह से सिंपली हम समझ सकते हैं कि लास्ट में उसकी फ्रीडम जो है वो लॉस हो जाती है। तो एक बच्चे की एक कंडीशन का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया है। कुछ पॉइंट्स के थ्रू भी मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है वो है राइटर्स आस्क साहिब अबाउट हीज़ वर्क एंड गोइंग टू स्कूल। साहिब को राइटर जो है वो उसके वर्क के बारे में कि तुम क्या काम करते हो, ये क्यों करते हो, उसके बारे में पूछती है और उसके स्कूल जाने के बारे में पूछती है, जैसा मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद अगर बात करें तो राइटर जो है वो एक एक्सप्लेनेशन देती है उनके बीइंग बेयरफुट होने पे, यानी नंगे पाँव वो क्यों रहते हैं। तो उसकी वो एक्सप्लेनेशन देती है कि ये गरीब हैं और मोस्टली ये जो बच्चे हैं वो एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी में रह रहे हैं, तो इसलिए ये नंगे पाँव रहते हैं। सी टेल्स ए स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम उडीपी, ये मैंने आपको नहीं बताया। तो उडीपी प्लेस से वो एक स्टोरी बताती है। वो स्टोरी भी ऐसे सिंपली है कि उडीपी में जब अनीश जंग रहती थी तो कुछ सालों पहले एक छोटा बच्चा होता है, वो बच्चा मंदिर के सामने से रोज़ जब स्कूल जाता था तो वो मंदिर के सामने आकर के गॉडेस से प्रेयर करता था और वो उसी टेंपल के ऊपर प्रेयर करता था जहाँ उसके फादर एक प्रीस्ट थे। और वो बच्चा जो रोज़ अपने लिए एक पेयर ऑफ शूज़ यानी जूतों का एक जोड़ा लेने के लिए या गॉडेस से मतलब प्रेयर करता था कि मुझे जूतों का एक जोड़ा जो है वो मेरे लिए फैमिली मेम्बर ला दे या मुझे मिल जाए, तो इसके लिए वो प्रेयर करता था। कुछ दिनों बाद गॉडेस ने उसकी प्रेयर को एक्सेप्ट कर लिया और उसके लिए वो जूतों का जोड़ा लाया गया। लेकिन जैसे ही वो जूते या जूतों का जोड़ा उसको मिला तो वो काफ़ी खुश हुआ और उसने कहा कि मैं इनको कभी खोऊंगा नहीं, कभी इनको लॉस नहीं करूँगा। तो ये बातें हैं काफ़ी साल पहले की, यानी 30 साल पहले की। लेकिन अब 30 साल बाद में उडीपी में चीज़ें चेंज हो गई है। जब कभी अब अनीश जंग देखती है तो वहाँ का प्रीस्ट चेंज हो चुका है। अब प्रीस्ट का जो बच्चा है उसके पास में जूते भी हैं, उसके पास बैग भी हैं, उसके पास शॉक्स भी हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर हिम। तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि दो कॉन्ट्रास्ट एंड दोनों में कंपेरिजन किया है कि 30 साल पहले जो पुजारी था उडीपी में उसके बच्चे के पास पहनने के लिए जूते नहीं थे तो वो गॉडेस से प्रेयर करता था, और यहाँ अब जो बच्चा है उडीपी में उसके पास सब फैसिलिटीज़ हैं,
और उसके पास सब चीज़ें हैं, लेकिन वो अब ज़्यादा गोडे से प्रेयर वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक इसी वे में ये चिल्ड्रन यानी फिरोजाबाद सीमापुरी के आसपास रहने वाले बच्चे अभी भी बिना जूतों के हैं, उनके पास पहनने के लिए स्लीपर्स नहीं है, उनके पास पहनने के लिए कुछ ऐसे शूज़ वगैरह नहीं है। तो वो एक कंपेयर करती है ऐसे, तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ, इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद में राइटर डिस्क्राइब्स द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी। तो ये मैंने अभी बताया कि लोग सीमापुरी में कैसे रहते हैं। ये पहली। साहिब चेंजेस ही जॉब, और लास्ट में राइटर ये बताती कि साहिब अपना जॉब जो है वो चेंज कर लेता है। तो चेंज करने के पीछे ये कि जैसे जैसे वो एज के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है तो उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, पैसा कमाना उसके लिए प्रेफरेंस हो जाती है, उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो फिर वो अपना जॉब चेंज कर लेता है। उस जॉब पर उसे टी स्टॉल पर अप्रोक्स 800 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। लेकिन जब उससे पूछा गया आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब, आर यू हैप्पी विद योर जॉब, तो वो अपना जो चेहरे का एक्सप्रेशन है वो खो देता है, कुछ बोलता नहीं है। तो इससे अनीश जंग समझ जाती है कि ही इज़ नॉट हैप्पी विद हिज वर्क बिकॉज द कनिस्टर विच बिलोंग्स टू द टी स्टॉल ओनर इज़ हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग विच ही कैरिड सम ईयर्स एगो, सम टाइम्स एगो। तो इस तरह से जो बैग वो पहले कैरी करता था वो बैग उसके लिए ज़्यादा अच्छा था बजाय उस कैनिस्टर के या उस ओनर की या टी स्टॉल ओनर की कनिस्टर के जो अभी वो काम करता उससे कहीं ज़्यादा वो ईजियर था, हैप्पियर था। तो इस तरह से ये स्टोरी जो है वो इसी वे में लास्ट में एंड हो जाती है। तो पहली जो स्टोरी है वो साहिब आलम के बारे में है जो सीमापुरी से बिलोंग करता है। अब सेकंड स्टोरी की बात करें तो ये एक सन ऑफ बेंगल मेकर, मुकेश जो है वो कौन है, एक बेंगल मेकर का बच्चा है। इसकी एज जो है वो भी लेस देन 14 है। हम समझ सकते हैं कि ये जो बच्चा है उसकी एक अम्बिशन है, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। लेकिन उस लड़के का ये जो सपना है वो फिरोज़ाबाद सिटी में या फिरोज़ाबाद जो एरिया है, टाउन है, वहाँ पर उसके सपने का पूरा होना इम्पॉसिबल सा नज़र आ रहा है। तो इम्पॉसिबल कैसे नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले आपको बताऊँ कि अनीश जंग को पता चला कि ये लड़का एक बेंगल मेकर फैमिली से है, जहाँ पर फैमिली में लोग एजुकेटेड नहीं हैं, इसको प्रमोट करने वाले या इनक्रेज करने वाले लोग नहीं हैं, ये ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और ये भी एक पॉवर्टी के स्टेट में अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। तो अब अनीश जंग क्या करती है कि उस एरिया को जब ऑब्जर्व करती है उसे पता चलता है कि अराउंड 20,000 चिल्ड्रेन वर्क इन बेंगल इंडस्ट्री ड्यू टू देयर पॉवर्टी, कि लगभग 20,000 बच्चे ऐसे हैं फिरोज़ाबाद में जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में या बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री जो है, चूड़ियाँ बनाने का जो काम होता है, उस इंडस्ट्री में 20,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं। और ये 20,000 बच्चे जो हैं वो इनका काम करना इलीगल है। मोस्टली पेरेंट्स जो है उनको पता भी नहीं है कि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग 14 ईयर्स से लोअर जो बच्चे हैं उनसे काम करवाना, मोस्टली एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ डार्कनेस है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ फर्नेसेस हैं, तो उनके आसपास काम करना बिल्कुल इलीगली है, लेकिन वो उन चीज़ों को जानते नहीं है। तो अनीश जंग ऑब्जर्व करती है कि अप्रोक्स 20,000 चिल्ड्रन जो है वो बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं। सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो फिरोज़ाबाद क्या है, तो मैंने अभी बताया फिरोज़ाबाद इज़ अ टाउन, इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन यूपी which is famous for their Bengal making industry. It is the biggest, largest center of glass blowing industry in India. मोस्टली अगर अपन बात करें तो कांच को गलाने का, कांच की इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा सेंटर है। चूड़ियों का भी, मोस्टली कांच की चूड़ियों का भी एक बहुत बड़ा सेंटर है फिरोज़ाबाद। तो फिरोज़ाबाद की से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनेगा कि फिरोज़ाबाद किस लिए फेमस है, तो इट इज़ फेमस फॉर इट्स बेंगल। लेकिन अब कंडीशन क्या है, तो अभी समझ रहे हैं कि यहाँ पर 20,000 बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, एक पॉवर्टी की कंडीशन में और बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। सेकंड, अनीश जंग बोलती है कि यहाँ राइटर जो है वो मुकेश के घर को विज़िट करेगी वो, यानी थोड़े दिनों बाद में जब उसको मुकेश ने इनवाइट किया तो राइटर जो है वो मुकेश के हाउस को विज़िट करती है। तो जब वो जाती है तो वहाँ की कंडीशंस का वो थोड़ा डिस्क्रिप्शन देती है कि जैसे वो एंटर हुई उस घर में तो उस घर के कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, घर के ऊपर सिंपली एक छप्पर था या घर अच्छी क्वालिटी में नहीं थे, घर बिल्कुल मडी स्ट्रक्चर में थे और उनका जो लिविंग स्ट्रक्चर था वो काफ़ी प्रिमिटिव सा लग रहा था। वहीं पर जानवर, वहीं पर वो खुद रह रहे थे।
अनीश जंग ने ये ऑब्जर्व किया कि मुकेश की फैमिली में मेनली मुकेश के फादर, मुकेश का बड़ा भाई मुकेश खुद हैं, इसके अलावा मुकेश की एक ग्रैंड मदर है और मुकेश की एक सिस्टर इन लॉ एक भाभी है, यानी उसकी बड़े भाई की मिसेज है, जो अनएजुकेटेड है, फ्रेल, दुबली पतली होकर भी वो अपने उस घर की सारी जिम्मेदारियों को, खाना बनाना, उनके मतलब जो भी घरेलू कामकाज है उन सबको वो ऑब्जर्व करती है। तो एक छोटी एज में ही उस लड़की को एक घर की डॉटर इन लॉ का जो एक रेस्पेक्ट है वो मिलने लगा है और वो काफ़ी प्रिमिटिव वे में रहते हैं, काफ़ी ट्रेडिशनल वे में रहते हैं, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, ऐसा वो डिस्क्रिप्शन देती है। तो हाउस को विजिट करती है तो उसको पता चलता है कि मुकेश भी अपने फैमिली के साथ बैठ करके बैंगल मेकिंग का काम करता है, जो इलीगल है। वो इस तरह के टेम्परेचर में काम करते हैं जो उनकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हज़ार्डियस है। तो इन सब चीज़ों को वो लोकल लोग जो हैं वो ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते नहीं हैं और उनको पता भी नहीं है। ऐसे ही आगे लिखा है कि राइटर जो है वो ऑब्ज़र्व करती है कंडीशंस ऑफ बेंगल मेकर्स, तो सब कंडीशंस को वो ऑब्ज़र्व करती है। अब इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि बेंगल इंडस्ट्री में काम करने की जो हार्म्स हैं हज़ार्ड्स हैं वो बताइए। तो हज़ार्ड्स क्या है कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो अडल्ट होने से पहले, यानी वयस्क होने से पहले, पूरे एक वयस्क मेच्योर पर्सन बनने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो आई साइट का खोना पहला हार्म। सेकंड हार्म जो है वो ये है कि बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में मोस्टली जो चिल्ड्रन है, मोस्टली जो बच्चे हैं वो ऐसे होते हैं जिनकी हेल्थ के ऊपर हाई टेम्परेचर में काम करने की वजह से काफ़ी एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ते हैं और वो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है। ऐसे ही हज़ार्ड्स की बात करें तो फिरोज़ाबाद बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले जो बच्चे हैं वो एक ऐसी डिंजी सेल्स में और डार्कनेस में काम करते हैं जहां पर उनकी आंखें ज़्यादा एडजस्ट करती है डार्कनेस के साथ इंस्टेड ऑफ आउटसाइडर लाइट। तो इस तरह से कुछ हार्म्स बताए हुए हैं, तो उन हार्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बनेगा। सिंपली आप समझ सकते हैं कि उसके बाद वो उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला, उस महिला के हस्बैंड से एक लड़की जिसका नाम सविता होता है उससे वो मिलती है अनीश जंग, और उन सब लोगों को ऑब्जर्व करती है। सविता के बारे में उसने सिंपली ये बताया कि सविता एक ऐसी लड़की है जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करती है, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके वो चूड़ियाँ बनाती है, लेकिन उसके जो हाथ हैं वो काफ़ी मैकेनिकली काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, लेकिन उस लड़की को उन चूड़ियों की ऑस्पिशियसनेस का, उनकी पवित्रता का पता नहीं है। लेकिन जैसे उसके हाथ काम कर रहे हैं वो काफ़ी तेज़ी से उनको हेल्प कर रही है अपने पेरेंट्स को। ऐसे ही उस लेडी के पास सविता के पास एक ओल्ड लेडी बैठी है, उसकी ग्रैंड मदर है आई थिंक, जो ये कहती है कि बेंगल इंडस्ट्री में काम करना इन बच्चों की डेस्टिनी है, इन लोगों का एक कर्म है। तो वो काफ़ी प्रिमिटिव है, वो ट्रेडिशनल है और काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। तो इस वजह से उनकी जो मेंटेलिटी है वो ये है कि बेंगल मेकिंग जो है वो उनका एक फैमिली वर्क है, इसे वो लीव नहीं कर सकते थे, ये गॉड गिवन एक लाइनीज़ है, ऐसा वो महिला मानती है अपनी लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से। लास्ट में अनीश जंग ऐसा ऑब्जर्व करती है फिरोज़ाबाद में घूमने के बाद, वहाँ के लोगों से मिलने के बाद, कि ये लोग जो हैं वो कुछ समथिंग डिफरेंट कुछ अलग करना चाहते हैं बट वो कर नहीं सकते। तो कर क्यों नहीं सकते? क्योंकि वो एक ऐसे विशियस सर्किल में फंसे हुए हैं जिससे बाहर निकलना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट एजुकेटेड। सेकेंडली कह सकते हैं कि उनको फोर्स किया जाता है एक ऐसे लोगों के ग्रुप के द्वारा जिन लोगों में पॉलिटिशियंस हैं, जिन लोगों में पुलिसमैन्स हैं, मिडिल मैन है एजेंट वगैरह हैं जो उनके बिजनेस में डीलिंग करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं यानी नौकरशाह वगैरह हैं, और साहूकार्स हैं जो उनको अमाउंट वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। तो सिंपली एक क्वेश्चन बनेगा कि अनीश जंग जब उनसे पूछती है कि वाई डू यू नॉट कोऑपरेट योर सेल्वेज इन ए ग्रुप, कि आप अपने आप को एक ग्रुप में कोऑपरेट क्यों नहीं कर लेते, तो इस बात का वो जवाब देते हैं कि हम लोग इतने कैपेबल नहीं हैं, हमारे बीच में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो हमें लीड कर सके, हम लोग इतने कमज़ोर हैं जितने हमारे फादर्स कमज़ोर थे। हम लोगों के ऊपर फोर्स किया जाता है। अगर कोई आदमी अगर ऐसी हिम्मत भी करता है तो हम लोगों को पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन, इन लोगों के द्वारा ड्रैग किया जाता है, किसी इलीगल काम के जुर्म में हमें इम्प्रिजन्ड जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से वो प्रूव करते हैं कि हमारे यहाँ एक ऐसा सर्किल है, एक ऐसा कुचक्कर है, विशियस सर्किल है, जिसके अंदर ये लोग जो हैं वो इन लोगों को फोर्स करते हैं कि बेंगल मेकर इंडस्ट्री में या बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में ही वो काम करें। तो पॉलिटिशियन, पुलिसमैन, मिडिलमैन, ब्यूरोक्रेट, साहूकार, ये ऐसे लोग हैं जो एक विशियस सर्किल को क्रिएट करते हैं, और ये सब लोग जो हैं वो इनको फोर्स करते हैं कि वो यही काम करें।
तो इस तरह से लास्ट में वो इस तरह से डिस्क्रिप्शन से अनीश जंग को समझ में आता है कि इन लोगों को इसी तरह के काम को फोर्स करने के लिए इनको काम को करने के लिए फोर्स किया जाता है। और लास्ट में अनीश जंग कहती है कि फ़िरोज़ाबाद में इस तरह से इतना बड़ा काम होने के बावजूद भी ये लोग जो हैं वो अपने घरों की मरम्मत नहीं करवा पाते हैं। इन लोगों की जो फैमिली कंडीशन है वो काफ़ी पुअर है। और एक दो एग्जांपल्स खुद वहाँ के लोग उसे ऑब्जर्व करके बताते हैं कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा दें या स्कूल भेज सकें या अपने घर को रिनोवेट करवा सकें, घर को नया बना सकें। तो ये सब चीज़ें वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए। तो हमें सिंपली समझ में आता है कि ये जो विशियस सर्किल है, पॉलिटिशियन, पुलिसमैन, मिडिलमैन, ये ऐसे लोग हैं जो इनका मार्जिन होता है या जो अर्निंग होती है, उस अर्निंग का एक बहुत बड़ा पार्ट इनके हाथों में चला जाता है और इनको सर्वाइव के लिए न के बराबर एक लिटिल मनी जो है वो उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इस तरह से ये दो अलग अलग स्टोरीज़ है। फर्स्ट स्टोरी साहिब आलम के बारे में है, सेकंड स्टोरी जो है वो मुकेश के बारे में है। और दोनों स्टोरीज़ जो हैं वो मेनली पॉवर्टी की कंडीशन को और चाइल्ड लेबर की कंडीशन को शो करती है। तो जो क्वेश्चंस मेन पुटअप होंगे वो सीमापुरी से रिलेटेड, अभी मैंने बताया ग्लास ब्लिंग इंडस्ट्री के हजार्ड्स क्या हैं उनसे रिलेटेड होगा। और इसके अलावा फ़िरोज़ाबाद में कैसे लोगों का एक विशियस सर्किल है, इससे रिलेटेड होंगे। तो आज की क्लास में हमने मेनली इन दोनों कैरेक्टर से रिलेटेड दो अलग अलग स्टोरीज़ पढ़ी हैं। बाकी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है वो सिंपली किसी गाइड की हेल्प से भी इसको रीड आउट करेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।